हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, जिसमें प्रॉब्लम नंबर 7 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन की ये हमारी सेकेंड क्लास है, जिसमें मैं प्रॉब्लम नंबर 8 से स्टार्ट करूंगा। तो देखेंगे अपने स्क्रीन पे प्रॉब्लम नंबर 8। तो क्वेश्चन में दे रखा है ऑन 1 जनवरी 2011 एक मशीन परचेज की। कितने की मशीन परचेज की? 80,000 की हमने एक मशीन परचेज की। कब? 1 जनवरी 2011 को। आगे देखा हम 1 जुलाई 2012, अगले साल की बात कर रहे हैं। 1 जुलाई 2012 नेक्स्ट ईयर एक और मशीन परचेज की हमने। एडिशन वर मेड टू द अमाउंट ऑफ ₹40,000। ठीक है जी। उसके बाद बताता है ऑन 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2013, उससे अगला साल। कहते हैं जो मशीन आपने 1 जुलाई 2012 को परचेज की थी, इसमें से कॉस्ट ₹12,000। कहता है ये जो आपने 40,000 की मशीन परचेज की, इसमें से एक पार्ट जो 12,000 का आपने खरीदा था, ठीक है, उसको हमने सोल्ड कर दिया 11,000 रुपए का। कब सोल्ड किया? ये सोल्ड किया हमने ऑन 31 मार्च 2013 को सोल्ड कर दिया। ठीक। उसके बाद एंड ऑन 30 जून 2013 जो मशीन हमने 1/1/2014 को इस मशीन में से मशीन परचेज ऑन 1/1/2014, 14 नहीं है जी, ये 1/1/2011 होगा। पहले इसको ठीक कर देते हैं। 1/1/2011 कॉस्टिंग ₹32,000। तो कहते हैं इसमें से एक पार्ट जो हमने 32,000 का परचेज किया था was sold for ₹26,700। उसको हमने 26,700 पे सेल कर दिया। आगे कहता है उन 1 अक्टूबर 2013 एडिशन वर मेड, एक और नई मशीन खरीदी हमने 20,000 रुपए की। डेप्रिसिएशन लगाना है 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और अपने को मशीन अकाउंट बना के दिखाना है 2011 से 2013 तक का। ईयर एंडेड 31 दिसंबर। कहने का 2011 का बनाना है, 2012 का बनाना है और 2013 का बनाना है। तो ये जो फर्स्ट मशीन थी, इसमें से एक पार्ट 32 वाला हमने सेल कर दिया। ठीक है जी। इस मशीन में से एक पार्ट जो 32,000 का वो हमने सेल कर दिया, और बैलेंस जो पार्ट बचा कितना? 48,000 का, वो अभी हमारे पास बैलेंस बचेगा। इसी तरह से 40 में से 12,000 का हमने सेल कर दिया, तो बैलेंस कितना बचा? इसमें से 28,000 का पार्ट बचा, वो हमारा रिमेनिंग रह जाएगा। ये हमने सोल्ड कर दिया, और इसमें से ये वाला हमने सोल्ड कर। ठीक। तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा 1/1/2011 एक मशीन परचेज की। तो मैंने लिखा इसमें टू बैंक मशीन 1, क्योंकि मशीन 3 है इसलिए इनके नाम दे देते हैं, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। तो फर्स्ट मशीन परचेज की 80,000। ठीक है। इस साल और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। 1 जनवरी 2011 से लेकर 31 दिसंबर 2011 तक और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। तो मैंने 31 दिसंबर 2011 को यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाया। मैंने लिखा बाई डेप्रिसिएशन मशीन 1 पे। ठीक है। 80,000 का 10% कितना हो गया जी? 8,000 रुपीज। और इसका मैंने क्या किया जी? बैलेंस निकाल दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया जी बैलेंस सीडी मशीन 1 का, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ मशीन 1 ही है। तो ये बैलेंस कितना आ गया जी? 72,000 का बैलेंस आ गया। टोटल कर देंगे यहाँ पे। टोटल आ गया जी इधर का 80,000, और इधर का टोटल भी कर देंगे कितना? 80,000। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 1/1/2012 को। यहाँ पे मैंने लिखा जी ये टू बैलेंस बीडी। ठीक है जी। मशीन 1 का आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया कितना? आ गया ये
2,000 रुपीज आ गया। आगे दे रखा है क्वेश्चन में ऑन 1 जुलाई 2012 एक मशीन और परचेज की हमने 40,000 रुपीज। तो यहाँ पे लिखा मैंने 1 जुलाई 2012, इसमें लिखा जी टू बैंक मशीन 2 परचेज की हमने कितने की 40,000 रुपीज। उसके बाद 31 दिसंबर 2012 तक और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया 31 दिसंबर 2012 को यहाँ पे लिखा जी बाय डेप्रिसिएशन मशीन 1 पे एंड मशीन 2 पे। मेथड है हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसमें डेप्रिसिएशन लगाते हैं ओपनिंग बुक वैल्यू पे, और ओपनिंग बुक वैल्यू मशीन 1 की 72,000, उसका 10% 7,200, और मशीन 2 है 40,000 की जो हमने परचेज की 1 जुलाई 2012 को। तो 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक 6 मंथ्स हो गए। तो 40,000 का 10% 4,000, तो हाफ ईयर का हो गया जी आपका 2,000 रुपीस। तो टोटल बाहर लिख दिया डेप्रिसिएशन का 9200, और यहां लिखेंगे जी बैलेंस सीडी। तो मशीन 1 का बैलेंस लिखेंगे और मशीन 2 का बैलेंस लिख देंगे। ठीक है जी, मशीन 1 का बैलेंस आया 64,800 माइनस करके निकाल लेंगे, और मशीन 2 40,000 में से 2,000 माइनस किया तो ये आ गया जी 38,000। टोटल बाहर लिख देंगे, टोटल आ गया जी 1,02,800। ठीक, तो बैलेंस सीडी आ गया अपना। कब आ गया ये, डेट लिखना चाहिए, डेट भी लिख सकते हैं, वैसे सेम डेट है 31/12/2012। और टोटल इक्वल कर देंगे दोनों साइड का 1,12,000 एंड 1,12,000। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे यहाँ पे 1/1/2013 को, ये लिख दिया मैंने टू बैलेंस बीडी। मशीन 1 का बैलेंस लिखूंगा, मशीन 1 है आपकी कितने की 64,800 रुपीस, एंड मशीन 2 का बैलेंस लिखूंगा यहाँ पे कितना 38,000। टोटल बाहर लिख देंगे, ये टोटल आ गया जी 1,02,800। अब मोस्टली जो ट्रांजैक्शन हुए इस क्वेश्चन में वो 2013 में हुए। क्या दे रखा है एक पढ़ लेते हैं। कहता है ऑन 31 मार्च 2013, कहता है जो आपने सेकंड मशीन परचेज की थी कितने की 40,000 की, उसमें से एक पार्ट जो 12,000 का था उसको हमने 11,000 पे सेल कर दिया। तो सबसे पहले इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो बनाएंगे जी, एक वर्किंग नोट बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा मैंने कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ सेकेंड मशीन, ऑन सेल ऑफ पार्ट ऑफ सेकेंड मशीन। ठीक है जी, एंड रिमेनिंग मशीन, और रिमेनिंग कितनी बच गई उसका बैलेंस निकालूंगा। ये हो गया मेरा वर्किंग नोट नंबर 1। तो ये जो मशीन परचेज की थी, इस मशीन की वैल्यू थी, मशीन थी आपकी 40,000 की। इसके दो पार्ट्स कर दिए हमने। एक पार्ट तो 12,000 वाला हमने सेल कर दिया, और रिमेनिंग पार्ट अभी हमारे पास रखा हुआ है। तो ये वैल्यू कब की थी, ये वैल्यू थी 1 जुलाई 2012 की वैल्यू थी। 1 जुलाई 2012 को हमने ये मशीन परचेज की। तो सबसे पहले इसके हमने डेप्रिसिएशन लगाया था, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। कब लगाया था ये डेप्रिसिएशन, ये लगाया 31/12/2012 को लगाया, 10% लगाया।
तो 28,000 का 10% होता है आपका 2800, लेकिन हाफ ईयर का हो गया ये आपका 1400 रुपीस। इसी तरह से 12,000 का 10% होता है जी 1200, और हाफ ईयर का हो गया कितना 600 रुपीस। तो इसकी ओपनिंग बुक वैल्यू आ गई इस मशीन की 1/1/2013 को। इस मशीन की ओपनिंग बुक वैल्यू आ गई, कितनी आ गई ये आ गई थी 26,600 रुपीस, और इसकी वैल्यू आ गई थी 11,400 रुपीस। अब क्वेश्चन में दे रखा है 31 मार्च 2013, आप देख सकते हैं ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है 31 मार्च 2013 को ये इस मशीन का एक पार्ट हमने सेल कर दिया। सेल कितने पे किया 11,000 पे सेल किया। तो वर्किंग नोट पे वापस आ रहा हूं, तो 31 मार्च 2013 तक का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। मैंने लिखा जी बाय माइनस के डेप्रिसिएशन कब तक का 31 मार्च 2013 तक का। तो ये कितना बना डेप्रिसिएशन 11,400, क्योंकि WDV मेथड है, इनटू 10%, और कितने मंथ्स का लगाना है जी 3 मंथ्स का, जनवरी फरवरी और मार्च का लगाना है। ठीक, तो इसको मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लूंगा। 11,400 मल्टीप्लाई किया 10% से, ठीक, और मल्टीप्लाई इनटू कर देंगे 3, डिवाइड बाय कर देंगे इसको 12 से। तो डेप्रिसिएशन आ गया 285 रुपीस, डेप्रिसिएशन आ गया 3 मंथ्स का। ठीक है जी। इसके बाद इसको क्या किया इसने सोल्ड कर दिया, तो इसका बैलेंस बचा 31 मार्च 2013 को। बैलेंस ऑन 31 मार्च 2013 को बैलेंस बचा इस मशीन का, ये बचा जी 11,115, और इस दिन इस मशीन को सोल्ड कर दिया। सोल्ड कर दिया कितने पे 11,000 पे सोल्ड कर दिया। तो इस मशीन को बेचने से लॉस हो गया कितना 115 का, क्या हो गया जी आपको लॉस हो गया, ये ₹115 का लॉस हो गया आपने। ठीक, और इस मशीन को भी कर लेते हैं। इस मशीन पे अब बाकी डेप्रिसिएशन लगा देंगे। डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31 दिसंबर 2013 को डेप्रिसिएशन लगा देंगे, कितना 10%। तो डेप्रिसिएशन आएगा 2660, और इसका बैलेंस आ जाएगा जी इसका 31 दिसंबर 2013 को। कितना बैलेंस आ जाएगा वो देख लेते हैं। इसमें 26,600 में से माइनस करेंगे 2660, तो बैलेंस आ गया 23940। तो यहाँ पे मैंने बैलेंस लिख दिया जी इसका 23940। ठीक है जी। तो बैलेंस और ये जो डेप्रिसिएशन है मैं ये भी कंसीडर करूंगा। सबसे पहले ये जो बेचने का प्रोसेस है इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने 31 मार्च 2013, ये लिखा जी मैंने बाई बैक। कहते हैं एक मशीन हमने सेल की, मशीन 2 का हमने एक पार्ट सेल किया। कितने में सेल किया 11,000 में सेल किया। 3 महीने का उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे। डेप्रिसिएशन मशीन 2 का जो पार्ट था उसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन लगाया, कितना लगाया 285 रुपीस लगा दिया। ठीक है जी। उसके बाद जब मशीन हमने सेल की तो उस पे लॉस हो गया, तो हमने लिखा जी बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो यहाँ पे लिख दूंगा जी वर्किंग नोट नंबर 1, कितना लॉस हुआ, लॉस हुआ जी 115 का लॉस हो गया। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन है 285 रुपीस, लॉस हो गया कितना 115 का लॉस। उसके बाद क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन में दे रखा आगे, कहता है ऑन फर्स्ट 12,000 का हमने भेज दिया। आगे देखो 29 जून 2013, कहते हैं दूसरी मशीन
जो आपकी 112,000 आपने 11 में परचेज की थी, कितने की 80,000, उसमें से एक पार्ट जो 32,000 का पार्ट था उसको आपने 26,700 पे सेल कर दिया। तो इसी तरह से सेम इसी टाइप से मैं उसका वर्किंग नोट बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जी कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ पार्ट ऑफ फर्स्ट मशीन, ठीक है जी, एंड रिमेनिंग मशीन। एंड रिमेनिंग मशीन। तो ये हो गया जी आपका वर्किंग नोट नंबर 2 हो गया। तो क्वेश्चन में दे रखा था कि एक मशीन थी 80,000 रुपीज की। अब इसके दो पार्ट कर दिए। फर्स्ट वो पार्ट जो आपका रिमेनिंग पार्ट है और सेकेंड पार्ट आपने क्या कर दिया जी सोल्ड कर दिया। तो इसमें से 32,000 का जो पार्ट था वो आपने क्या कर दिया जी सोल्ड कर दिया, ठीक है जी। ये पार्ट आप सोल्ड कर चुके हो। इसमें मुझे निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, और बैलेंस बता दी 48,000 का पार्ट वो रिमेनिंग पार्ट हो गया, ठीक। और ये वैल्यू थी आपकी 1/1/2011। तो सबसे पहले साल का मैंने माइनस किया डेप्रिसिएशन 10% पूरे साल का 4800, और इसमें से माइनस किया जी 3200। माइनस करने के बाद वैल्यू आ गई, ओपनिंग बुक वैल्यू आ गई 1/1/2012 को, या वैल्यू आ गई थी 43,200 रुपीज वैल्यू आ गई। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, ये आ गई आपकी 28,800 रुपीज। फिर आपने डेप्रिसिएशन लगाया पूरे साल का, तो मैंने माइनस किया डेप्रिसिएशन, इसका डेप्रिसिएशन लगा 4320, 10% पूरे साल का, और इसका लगा जी 2880। तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वैल्यू आ गई थी 1/1/2013 को। माइनस करके वैल्यू निकाल लेते हैं, 43,200 माइनस किया 4320, तो वैल्यू आ गई 38,880। और इसको माइनस किया 28,800 माइनस किया जी 2880, तो ये वैल्यू आ गई 25,920, ठीक है जी। अब कहते हैं ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसको सेल कर दिया आपने, माइनस कर देंगे इसमें से डेप्रिसिएशन 6 मंथ का। 6 मंथ का डेप्रिसिएशन हमने माइनस किया, तो ये डेप्रिसिएशन आ गया 1296, ठीक है जी। पूरे साल का बना 2592, आधे साल का डेप्रिसिएशन बना 1296, तो ये वैल्यू बची आपकी 24624। और इस मशीन को आपने सोल्ड कर दिया कितने पे, 26,700 पे सोल्ड कर दिया, ज्यादा पे सेल कर दिया आपने। वैल्यू कितनी थी, वैल्यू थी 30 जून को 24624 वैल्यू आई। कब आई ये वैल्यू, ये वैल्यू आई थी 30 जून को, और आपने इसको सोल्ड किया 26,700 पे सोल्ड कर दिया, तो ज्यादा पे सेल किया, तो क्या हो गया आपको प्रॉफिट आ गया ये। तो इसका प्रॉफिट निकाले थे 26700 में से माइनस किया हमने 24624, तो प्रॉफिट आ गया जी 2076 का प्रॉफिट आ गया, ठीक है जी। ये दिखा देंगे, ये इस साल का डेप्रिसिएशन दिखा देंगे, और कितने पे सेल किया वो दिखा देंगे। उसके बाद ये जो रिमेनिंग मशीन है इस पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन,
कब का 31 दिसंबर 2013 का, ये आ गया जी 3888 और बैलेंस बच गया इस मशीन का 31 दिसंबर 2013 को कितना बैलेंस आ गया 3880 में से माइनस किया 3888 तो आ गया जी 34992 का बैलेंस आ गया। तो सबसे पहले ये जो बेचने वाला प्रोसेस है इसको मैं समझा दूंगा, ठीक है जी, इसको मैं अकाउंट में पुट कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने लिखा जी 30 जून 2013 को बाई बैंक, तो ये हो गया आपका वर्किंग नोट। लिख देता हूँ यहाँ पे, वर्किंग नोट में सब कुछ मेंशन है। वर्किंग नोट नंबर 2, मशीन कितने की बेची गई 26,700 की सेल की। फिर यहाँ पे लिखा जी मैंने बाई डेप्रिसिएशन, यहाँ पे भी लिख दिया जी वर्किंग नोट नंबर 2 और डेप्रिसिएशन लगा था हाफ ईयर का 1296। फिर मशीन को जब बेचा तो प्रॉफिट आया, तो यहाँ पे लिखा जी 30 जून 2013 को मैंने लिखा जी टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, क्या आया था प्रॉफिट आया था और इसकी कैलकुलेशन भी मैंने वर्किंग नोट में की है। प्रॉफिट कितना आया जी, ये प्रॉफिट आया था आपका, प्रॉफिट देख लेते हैं, प्रॉफिट आया 2076 का, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है एक और मशीन परचेज की, 1 अक्टूबर 2013 को एक नई मशीन परचेज की 20,000 रुपीस की। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 अक्टूबर 2013, ये लिखा जी मैंने 2 बैग मशीन थर्ड कितने की परचेज की 20,000 रुपीस, ठीक है जी। जो भी वर्किंग नोट बनाने थे सारे बना दिए हमने। अब क्या करेंगे, जो रिमेनिंग मशीन बची उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31 दिसंबर 2013 को। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाई डेप्रिसिएशन मशीन 1 जो रिमेनिंग पार्ट बच गया उसका डेप्रिसिएशन, मशीन 2 जिसको रिमेनिंग पार्ट बच गया और मशीन 3 जो इस साल हमने परचेज की, ठीक है जी। तो मशीन 1 का डेप्रिसिएशन कितना है देख लेते हैं, मशीन 2 का कितना है। मशीन 2 का है जी 2660, ठीक है, ये मशीन 2 है आपकी जो 40,000 की मशीन थी। मशीन 1 का डेप्रिसिएशन है आपका 3888 डेप्रिसिएशन है, ये मशीन 1 आपकी जो 80,000 की थी। चलो जी इसको पुट करते हैं। तो मशीन 1 का डेप्रिसिएशन है 3888, मशीन 2 का डेप्रिसिएशन है आपका 2660 और मशीन 3 इसी साल परचेज के 20,000 की, पूरे साल का बनता है 2000, 10% WD, लेकिन अपने को लगाना है जी 3 मंथ्स का, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है। 3 महीने का डेप्रिसिएशन बना कितना 500 रुपीस। तो इसका टोटल करके बाहर दिखा दूंगा 3888 प्लस किया जी इसमें 2660 प्लस किया 500, तो टोटल आ गया 7048 आ गया, ठीक है जी। जो रिमेनिंग पार्ट है उस पे टोटल डेप्रिसिएशन लगा 7048। अब मैं निकाल दूंगा मशीन का बैलेंस। तो 31 दिसंबर 2013 को यहाँ पे मैंने लिखा बैलेंस सीडी, मशीन 1 का बैलेंस मैंने निकाल रखा है, मशीन 2 का बैलेंस भी निकाल रखा है और मशीन 3 इसी साल खरीदी थी उसका भी हम लिख देंगे। कितना आ गया जी उसका 19,500। 20,000 की परचेज की, 500 डेप्रिसिएशन लगा, बैलेंस बचा 19,500। मशीन 1 और मशीन 2 का बैलेंस देख लेते हैं। तो मशीन 2 का बैलेंस है 23940, ठीक है जी, और मशीन 1 का है 34992। तो इसका है 23940 और इसका है जी 34992 का बैलेंस। तो टोटल करके बाहर लिख देते हैं, फिर दोनों साइड का टोटल करेंगे। टोटल हमारा क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए।
क्योंकि हमने कोई भी अमाउंट बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखा है, हमने जितने भी अमाउंट है सब कैलकुलेट करके लिखे हैं, तो टोटल इक्वल आना चाहिए। टोटल करो 34992 प्लस क्या जी इसमें 23940 और प्लस करेंगे 19500, तो इसका टोटल है 78432। ठीक है जी, और दोनों साइड पे टोटल कर दूंगा अब मैं, तो टोटल क्या आएगा अपना इक्वल आएगा, तो टोटल इक्वल आना चाहिए। तो पहले मैं क्रेडिट साइड का टोटल कर रहा हूं 78432 प्लस क्या जी 7048 प्लस करेंगे इसमें 1296 प्लस क्या 26700 प्लस करेंगे इसमें 115 प्लस करेंगे 285 प्लस करेंगे 11000, तो क्रेडिट साइड का टोटल आया 124876। तो ये टोटल लिख दिया जी मैंने 124876। अब मैं टोटल करूंगा डेबिट साइड का, और टोटल हमारा इक्वल आना चाहिए, तो 1,02,800 प्लस करेंगे इसमें प्रॉफिट 2076 प्लस करेंगे जो थर्ड मशीन परचेज की थी 20,000, तो टोटल आया जी 124876। तो ये टोटल लिख दिया मैंने 124876। ठीक है जी, इसका सॉल्यूशन एक बार आप फुल स्क्रीन मोड में देखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि 1/1/2011 को एक मशीन परचेज की 80,000 रुपए, और 1 जुलाई 2012 अगले साल एक मशीन और परचेज की 40,000 रुपीस की। फिर कहते हैं 2013 में 3 महीने बाद 31 मार्च 2013 को जो सेकेंड मशीन आपने खरीदी थी, ठीक है जी, कब 1 जुलाई 2012 को उसमें से एक पार्ट जो 12,000 का पार्ट था वो अपने 11,000 पे सेल कर दिया। इसी तरह से 30 जून 2013 को उसी साल फर्स्ट मशीन जो थी 80,000 की, उसमें से एक पार्ट जो 32,000 का था उसको अपने 26,700 पे सेल कर दिया। उसी साल 1 अक्टूबर 2013 को एक और मशीन खरीदी 20,000 रुपए की, डब्ल्यूडीवी डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। तो हमने यहाँ पे करना स्टार्ट किया, हमने कहा 1/1/2011 को एक मशीन परचेज की 80,000 के, इस साल और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो 8,000 रुपए हमने डेप्रिसिएशन लगाया, 10% बैलेंस लिखा, बैलेंस लिखा 72,000। फिर 1 जुलाई 2012 को एक और मशीन की परचेज की 40,000 रुपीस, इस साल और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन पे और सेकंड मशीन पे हाफ ईयर, क्योंकि 1 जुलाई 2012 को खरीदी। ये टोटल डेप्रिसिएशन का डेप्रिसिएशन माइनस करके हमने यहाँ पे बैलेंस निकाल दिया और इसका टोटल बाहर लिख दिया। ठीक है जी, और फिर ओपनिंग बुक वैल्यू लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन में आया सेल करने का पॉइंट, कि जो सेकंड मशीन आपने परचेज की थी उसमें से एक पार्ट जो 12,000 का था, ठीक, वो हमने कितने पे सेल किया, 11,000 पे सेल किया। तो मैंने क्या किया जी, उसके लिए एक वर्किंग नोट बना दिया कि सेकंड मशीन आपकी मशीन 2 जो है वो 40,000 की, उसमें से एक पार्ट 12,000 वाला तो आपने क्या करना है जी, सोल्ड करना है, और रिमेनिंग 28,000 का आगे कैरी फॉरवर्ड करना, उसका बैलेंस निकालना। तो 1 जुलाई को परचेज किया गया था, 31 दिसंबर 2012 जब ईयर एंड हुआ तो 6 मंथ का हमने डेप्रिसिएशन लगाया, ये 6 मंथ का डेप्रिसिएशन है। ठीक है जी, और ये भी कितना है जी, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद वैल्यू आ गई 1 जनवरी 2013 को, वैल्यू आ गई जी, ये जो वैल्यू है ये 1 जनवरी 2013 की वैल्यू। फिर कहता है ये जो पार्ट है ये 31 मार्च 2013 को बेच दिया 3 महीने बाद, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगा दिया हमने। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद वैल्यू बची आपकी, बैलेंस बचा 31 मार्च 2013 को, ये बचा जी 11,115, और इसको हमने सेल कर दिया 11,000 पे, तो लॉस आ गया। रिमेनिंग जो पार्ट बचा था उसमें 10% डेप्रिसिएशन लगाया पूरे साल का, और इसका भी हमने बैलेंस निकाल दिया। ये था सेकंड मशीन, और इसको मैंने ऊपर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया कि 11,000 की मशीन सेल की, 285 इस साल का डेप्रिसिएशन लगा, 115 का लॉस हो गया। जो बैलेंस रिमेनिंग पार्ट बचा था उस पे डेप्रिसिएशन लगा 2660 इस साल का,
और डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ये बैलेंस। उसके बाद फिर क्वेश्चन में दे रखा था कि 30 जून 2013 को जो फर्स्ट मशीन है 80,000 वाली, उसमें से एक पार्ट जो 32,000 का था वो हमने सोल्ड कर दिया और रिमेनिंग पार्ट इधर लिख दिया। सबसे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाया 2011 का, पूरे साल का 10%। ओपनिंग वैल्यू आ गई थी 2012 की। 2012 में इस मशीन को टच नहीं किया हमने तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाया। ओपनिंग वैल्यू आ गई 2013 की। अब 30 जून 2013 को हमने ये जो पार्ट है 32,000 वाला ये सोल्ड किया, तो 30 जून तक का डेप्रिसिएशन लगाया, ये इस साल में कंसीडर करेंगे। बैलेंस इतना बचा, इसको हमने 26,700 पे सेल कर दिया, इसको कंसीडर करेंगे और इतना प्रॉफिट हो गया। ठीक है जी। रिमेनिंग जो पार्ट बचा था उस पे डेप्रिसिएशन लगाया और ये क्लोजिंग वैल्यू आ गई। तो इसको मैंने अकाउंट में पुट किया, देखेंगे 26,700 पे सेल किया, आधे साल का डेप्रिसिएशन और ये क्या आ गया जी, ये प्रॉफिट लिख दिया इधर। ठीक, उसके बाद जो 3880 की जो मशीन बची थी बैलेंस मशीन, उस पे 10% डेप्रिसिएशन लगाया और डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो बैलेंस बचा वो मैंने यहां लिख दिया 34,992। उसके बाद दे रखा था 1 अक्टूबर 2013 को एक 20,000 की मशीन परचेज। ठीक है, तो ये लिखा मैंने टू बैंक एक 20,000 की मशीन थर्ड परचेज की, अक्टूबर में परचेज की तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो ये लगा दिया जी मैंने इसमें 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाया 500, बैलेंस अमाउंट यहां लिख दिया, टोटल बाहर लिख दिया बैलेंस का और डेप्रिसिएशन। उसके बाद मैंने बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखी, मैंने क्या किया जैसे बैलेंस शीट का टोटल करते हैं वैसे दोनों साइड का टोटल किया। ठीक, और हर जितना भी पॉइंट लिखा, जितना भी अमाउंट लिखा सबका वर्किंग नोट बनाया, तो दोनों साइड का टोटल मेरा क्या आएगा, इक्वल आएगा, तो मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो मैंने दोनों साइड का यहां पे क्या कर दिया जी आपका टोटल। ठीक है जी, ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 8। नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन। ठीक है जी, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखाया वहां पे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे थे। अब मैं आपको बता रहा हूं जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहता है। तो सम टाइम ध्यान से देखेंगे, कई बार क्या होता है कंपनी की ऐसी पॉलिसी होती है कि वो क्या करती है, कंपनी असेट अकाउंट हमेशा कॉस्ट प्राइस में मेंटेन करेगी और डेप्रिसिएशन एक अलग अकाउंट में दिखाते रहते हैं जिसका नाम होता है जी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो क्या लिखा है, सम टाइम इट इज द पॉलिसी ऑफ अ कंपनी ऑफ अ बिजनेस टू शो इट्स फिक्स्ड एसेट at its original cost less total depreciation thereof till date in balance sheet। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तब तक जब तक प्रोविजन मेंटेन नहीं कर रहे थे तब तक कैसे दिखाते हैं, जैसे मान लो 1 लाख रुपीस की मशीन है, पहले साल का डेप्रिसिएशन लगा 10,000 रुपए, तो बैलेंस कितना 90,000 रुपीस। दूसरे साल कैसे दिखाते हैं 90,000, मान लेते हैं WDV मेथड है तो 9,000 और कितना 81,000। तीसरे साल कैसे दिखाते हैं 81,000 माइनस करते हैं 8100 तो बाहर दिखाते हैं जी 72,900। ये तब दिखाते हैं जब प्रोविजन मेंटेन नहीं कर रहे होते। ठीक है जी, जब प्रोविजन मेंटेन नहीं करते तो मशीन को बैलेंस शीट में दिखाने का तरीका ये होता है, ये फर्स्ट ईयर में दिखाते हैं, ये सेकेंड ईयर में और ये थर्ड ईयर में। लेकिन जब कंपनी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करती है तो बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, तो असेट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे दिखाएंगे। मान लेते हैं जैसे फर्स्ट ईयर कॉस्ट है 1 लाख और फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना 10,000, तो बाहर वैल्यू कितने दिखाई हमने 90,000। ठीक है जी, दूसरे साल कैसे दिखाएंगे 1 लाख कॉस्ट, क्योंकि एसेट किस में दिखाएंगे कॉस्ट प्राइस पे, लेस टोटल डेप्रिसिएशन देयर, तो दूसरे साल पे टोटल कितना लग गया 10,000 पिछले साल का और 9,000 इस साल का,
तो टोटल हो गया जी 19,000। तो बाहर लिखा हमने कितना 81,000। ठीक है जी। तीसरे साल कैसे दिखाएंगे? तीसरे साल लिखेंगे असेट कॉस्ट प्राइस पे दिखाएंगे कितना 1 लाख रुपीस, और इस पे डेप्रिसिएशन कितना अगले साल का, तो 81,000 का 8100 और जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगी जी 27,100। ठीक, और ये कितना आ जाएगा 72,900। ठीक, तो इन सच ए केस द एनुअल डेप्रिसिएशन इज नॉट क्रेडिटेड टू असेट अकाउंट। तो इस केस में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट ये एंट्री नहीं करते। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट ये एंट्री नहीं करते। किस केस में? जब प्रोविजन मेंटेन करते हैं। तो जब प्रोविजन मेंटेन करते हैं तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट इस एंट्री को नहीं करते। तो क्या एंट्री करते हैं? तो इंस्टेड द एनुअल डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू ए सेपरेट अकाउंट। तो इसके लिए एक अलग से अकाउंट खोला जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या करेंगे इस केस में? इस केस में एंट्री करेंगे जी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अभी मैं आपको एंट्री समझाऊंगा, अभी आगे मैंने एंट्री एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है जी। हेंस डेप्रिसिएशन जो होता है हर साल को वो एक्यूमुलेट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। किस अकाउंट में? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन देन असेट आर रिकॉर्डेड एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। नेक्स्ट है जी आपका असेट डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल का मतलब जो बेचने का जो प्रोसेस है, जो मशीन को बेचने का प्रोसेस है या असेट को बेचने का जो प्रोसेस है, वो सारा सारा प्रोसेस अपने को डिस्पोजल अकाउंट से करना है। क्या प्रोसेस रहता है? तो देखेंगे whenever an asset is sold, कहते हैं जब आप किसी असेट को सेल करते हैं तो एक अलग से अकाउंट ओपन कर लेते हैं जिसमें सारी सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि असेट कितने की कॉस्ट प्राइस थी, आज तक उस पर कितना डेप्रिसिएशन लग गया, इस साल का कितना डेप्रिसिएशन, जिस दिन बेची उस दिन तक का कितना डेप्रिसिएशन, कितने की बेची आपने, कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो कहते हैं whenever an asset is sold a separate account can be prepared for showing all information related to asset sold such as cost price of asset। ठीक है जी, सेल प्राइस कितना है, प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ सेल पे। ठीक, इस टाइप से उसमें बेचने का जो प्रोसेस है वो सारा डिस्पोजल अकाउंट से करते हैं। सच सेपरेट अकाउंट इज कॉल्ड असेट डिस्पोजल अकाउंट। तो क्या करते हैं सबसे पहले, जैसे मान लो हमने क्या कर रखा है जी, एक मशीन अकाउंट बना रखा है। आप इसको पढ़ेंगे 1 मिनट के लिए। तो क्या करना होता है देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, जो कॉस्ट ऑफ सोल्ड मशीनरी है, जिस मशीन को आपने सेल किया है उसकी जो कॉस्ट है उसको क्या करेंगे, असेट अकाउंट से मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ सोल्ड मशीनरी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मशीनरी अकाउंट टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद आपने जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रखा है, जहां पे आपने क्या कर रखा है, डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट कर रखा है। तो जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद मशीन कितने की बेची, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सारा सारा प्रोसेस किस अकाउंट से करना है जी, डिस्पोजल अकाउंट से करना है। ठीक,
तो एंट्रीज देख लेते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है डिफरेंट मेथड के अंडर में। तो दो केस बनते हैं, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन और व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। तो सबसे पहला केस, केस 1, जब प्रोविजन मेंटेन नहीं करते, जैसे मैंने प्रॉब्लम नंबर 8 किया आपके सामने, उसमें मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया, ये ऑर्डिनरी मेथड है। और जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं, ये केस 2 हो गया। अब केस 2 में भी दो केस बनते हैं कि आप डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं या डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे। ठीक है जी, ये ए केस हो गया, कहता आप डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, और बी केस हो गया जब आप डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। कहने का मतलब है मशीनरी डिस्पोजल से रिलेटेड अगर कोई एंट्री होगी या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कोई एंट्री होगी, वो इस अकाउंट में नहीं आएगी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जो एंट्री होगी वो इस अकाउंट में आएगी, लेकिन डिस्पोजल की एंट्री इस अकाउंट में नहीं आएगी। उसके बाद डिस्पोजल की एंट्री इस अकाउंट में आएगी। ठीक है जी, तो करना स्टार्ट करते हैं, एंट्रीज देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है जब आप कोई असेट परचेज करते हैं, फॉर द परचेज ऑफ असेट, जब आप कोई असेट खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है, एक नॉर्मल एंट्री बोलेंगे, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये एंट्री यहां भी होगी, ये एंट्री यहां भी होगी और ये एंट्री यहां भी होगी, क्योंकि इस एंट्री में ना तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कोई रोल है, ना मशीनरी डिस्पोजल का कोई रोल है। दूसरा पॉइंट कहता है जब आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री क्या रहेगी, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, कब, जब प्रोविजन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल एंट्री होगी डेप्रिसिएशन टू असेट अकाउंट। जब आप प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं तो अभी भी मैंने ऊपर एंट्री लिखी थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इसमें डिस्पोजल का कोई रोल ही नहीं है, तो तीसरे में भी सेम एंट्री आ जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि ये क्या केस है, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आप मेंटेन करते हैं। तीसरा केस, फॉर द ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं तो इस एंट्री, ये एंट्री तीनों जगह सेम रहेगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, उसके बाद पॉइंट नंबर 4 कहते हैं व्हेन द असेट इज सोल्ड, जब आप असेट को बेचते हैं तो इसमें ए केस, for the transfer of original cost of asset to disposal account, तो फर्स्ट केस में तो आपने डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन ही नहीं किया, ना आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन किया, तो यहां पे कोई भी एंट्री नहीं होगी। सेकेंड केस के ए पार्ट में आपने डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन नहीं किया, तो यहां भी एंट्री नहीं होगी। हाँ, यहां पे आपने डिस्पोजल मेंटेन किया है सेकेंड में बी केस में, तो जो टोटल कॉस्ट ऑफ असेट है, जो मशीनरी आपने बेची है उसकी जो कॉस्ट है, उस कॉस्ट को आप कहां ट्रांसफर करेंगे, डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो असेट हमेशा डेबिट करने से क्या होती है जी, बढ़ती है, और क्रेडिट करने से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अपने को क्या करना है, असेट को कम करना है, मशीन अकाउंट से मशीन को क्या करना है, रिमूव करके डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो एंट्री हो जाएगी असेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। उसके बाद फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं तो यहां पे तो प्रोविजन आपने मेंटेन ही नहीं किया, तो यहां कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है जी, यहां पे कोई भी एंट्री नहीं होगी। दूसरे केस में जब आपने डिस्पोजल मेंटेन नहीं किया लेकिन आपने असेट अकाउंट मेंटेन कर रखा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन कर रखा है, तो जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो टोटल है, मतलब जो मशीन आपने बेची उस पे बेचने की डेट तक जितना भी डेप्रिसिएशन बना उसको ट्रांसफर कर देंगे असेट अकाउंट में। तो एंट्री कर देंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। उसके बाद जब आप डिस्पोजल मेंटेन करते हैं तो बेचने का सारा प्रोसेस कहां से करना है, डिस्पोजल से करना है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को असेट में ट्रांसफर नहीं करना,
डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो एंट्री हो जाएगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है जी। और जब आप असेट बेचते हैं तो क्या एंट्री होती है, नॉर्मल एंट्री कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। ये तीनों जगह सेम रहेगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। लेकिन डिस्पोजल में बेचने का प्रोसेस किस अकाउंट से कर रहे हैं, डिस्पोजल से कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है। उसके बाद जब प्रॉफिट होता है एसेट को बेचने से, तो जब प्रोविजन मेंटेन नहीं कर रहे तो कहां दिखाएंगे प्रॉफिट को, असेट अकाउंट में दिखाना है तो एंट्री कर देंगे असेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करते हैं तो भी प्रॉफिट को कहां दिखाएंगे, असेट अकाउंट में दिखाएंगे, तो असेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन जब डिस्पोजल मेंटेन करते हैं तो प्रॉफिट और लॉस को कहां दिखाना होता है जी, डिस्पोजल अकाउंट में दिखाना होता है, तो यहां पे दिखाएंगे असेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, क्योंकि बेचने का प्रोसेस सारा किस अकाउंट से होना है, डिस्पोजल अकाउंट से होना है। जब लॉस होगा तो रिवर्स एंट्री कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस टू असेट, प्रॉफिट एंड लॉस टू असेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस टू असेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है जी। उसके देखते हैं आगे प्रॉब्लम नंबर 9 समझते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 देखेंगे अपनी स्क्रीन पे, एस एंड कंपनी परचेज अ मशीन फॉर ₹1 लाख। कब खरीदी, 1/1/2011 को एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपीस की। ठीक है जी। अनदर मशीन कॉस्ट ₹1,50,000 वाज परचेज ऑन 1 जुलाई 2012 को। अगले साल में खरीदी 2012 में एक और मशीन खरीदी 1,50,000 रुपए की। और 31/12/2013 on 31 दिसंबर 2013 उससे नेक्स्ट ईयर में जो मशीन खरीदी थी, जो फर्स्ट मशीन खरीदी 1/1/2011 को, उसको 50,000 का सेल कर दिया। ठीक है जी, कोई इश्यू नहीं। कंपनी प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 15% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है। और कंपनी क्लोज इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। ईयर एंडेड कब है जी, 31 दिसंबर है। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15% स्ट्रेट लाइन से। अपने को बनाना है, एक मशीन अकाउंट बनाना है, एक मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। करना स्टार्ट कर दें। तो ये बनाया जी मैंने मशीन अकाउंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है 1/1/2011 को एक मशीन खरीदी, तो मैंने लिखा जी इसमें टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी। मशीन 1 कितने की खरीदी है मशीन, 1 लाख रुपीस की खरीदी। इस साल और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो इस मशीन पे अपने को क्या करना है, डेप्रिसिएशन लगाना है 15% स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं, ठीक, विद डिस्पोजल अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो मैं आ जाऊंगा जी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पे और यहां पे लिखूंगा ईयर एंड पे 31 दिसंबर 2011, यहां लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन 1। ठीक है जी। कितना लगा, 1 लाख का 15% 15,000। इस साल और कोई ट्रांजैक्शन हुआ नहीं हुआ, तो क्या करना है अपने को, अकाउंट का बैलेंस निकाल देना है। तो यहां पे लिखा है इस अकाउंट को मैंने क्लोज किया 31/12/2011 को और मैंने लिखा जी यहां पे टू बैलेंस शीट। ये आ गया जी मेरा 15,000। ठीक है, इसका टोटल करूंगा 15,000। ये मशीन 1 का बैलेंस है। मशीन 1 का जो डेप्रिसिएशन लगाया वो एक्यूमुलेटेड बैलेंस है उसका, और यहां पे भी इसका टोटल कर देंगे। और इसका ओपनिंग बैलेंस भी लिख लेंगे 1/1/2012। यहां पे लिखेंगे बैलेंस बीडी। ये किस मशीन के डेप्रिसिएशन का बैलेंस बीडी है, मशीन 1 का है। कितना, 15,000। ठीक है जी। इसी तरह से मशीनरी अकाउंट को भी बैलेंस कर देंगे। यहां पे मैं लिखूंगा 31 दिसंबर 2011, लिखेंगे बाय बैलेंस शीट।
क्योंकि एसेट किस प्राइस पे मेंटेन करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे मेंटेन करते हैं। तो मशीन 1 का बैलेंस आ गया जी 1 लाख रुपीस, और यहां पे मैंने टोटल कर दिया 1 लाख, और यहां पे कर दिया जी 1 लाख रुपीस। ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा इस मशीन का 1/1/2012, ये लिखा जी मैंने टू बैलेंस वीट। मशीन 1 कितना आ गया, ये आ गया जी आपका 1 लाख। क्वेश्चन में आगे दे रखा है ऑन 1 जुलाई 2012 आपने एक और मशीन खरीदी, कितने की, 1,50,000 की आपने मशीन खरीदी। ठीक है, कब खरीदी, 1 जुलाई 2012 को मशीन परचेज की। तो मैं मशीन अकाउंट में एंट्री कर रहा हूं, ये लिखा जी मैंने मशीनरी अकाउंट में 1 जुलाई 2012, मैंने यहाँ पे लिखा जी टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, टू बैंक अकाउंट, ये लिख दिया मैंने मशीन 2, कितने की खरीदी, 1,50,000 की मशीन खरीदी। इस साल और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ना कोई बेचना हुआ ना कोई खरीदना हुआ इस ट्रांजैक्शन के बाद, तो इस साल का जो डेप्रिसिएशन है वो लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखा जी मैंने 31 दिसंबर 2012, ये लिखा जी मैंने बाई डेप्रिसिएशन। मशीन 1 पे और मशीन 2 पे। मेथड आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, तो फर्स्ट मशीन पे 1 लाख का 15% 15,000 रुपए, क्योंकि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लगता है। और सेकंड मशीन आपने 1,50,000 की परचेज की, जिसका 15% आप निकाल लेंगे कैलकुलेटर से, जो बनता है जी 22,500। उसका आधा लगाना है क्योंकि 6 मंथ का लगाना है, ये हो गया जी 11,250। टोटल बाहर लिख दूंगा 26,250। ठीक है जी, और इसका बैलेंस निकाल दूंगा। तो यहाँ पे लिखा जी मैंने 31 दिसंबर 2012, ये लिख दिया जी मैंने टू बैलेंस शीट। तो मशीन 1 का आज तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है और मशीन 2 का कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। तो मशीन 1 का 15,000 पिछले साल लगा और 15,000 अब लग चुका है, तो ये हो गया जी आपका 30,000। और मशीन 2 पे कितना लग चुका है, 11,250। तो टोटल बाहर लिख देंगे, ये आ गया जी 41,250। टोटल कर देंगे दोनों साइड का 41,250, और इधर का टोटल भी कर देंगे 41,250। ठीक है, उसके बाद इसका ओपनिंग बैलेंस भी लिख देता हूं साथ के साथ 1/1/2013, ये लिखा थी मैंने बैलेंस बीडी। तो बैलेंस बीडी में यहां पे लिखा मैंने मशीन 1 का बैलेंस बीडी और मशीन 2 का बैलेंस बीडी। मशीन 1 का आ गया जी 30,000 आज तक का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और मशीन 2 का आ गया ये आपका 11,250 रुपए। और टोटल बाहर लिख देंगे, ये आ गया जी 41,250। ठीक है, उसके बाद चलते हैं असेट अकाउंट पे। असेट अकाउंट को भी क्लोज करेंगे और उसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। ये आ गया मैं मशीन अकाउंट पे, और यहां पे लिखा मैंने 31 दिसंबर 2012, ये लिखा जी मैंने बैलेंस सीडी। मशीन 1 का बैलेंस और मशीन 2 का बैलेंस। मशीन 1 का बैलेंस 1 लाख रुपीस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे दिखाना है, और मशीन 2 का बैलेंस 1,50,000 कॉस्ट प्राइस पे दिखाना है। जब भी आप प्रोविजन मेंटेन करेंगे तो असेट अकाउंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे चलता रहेगा। टोटल कर देंगे दोनों साइड का 2,50,000 एंड 2,50,000। ठीक है जी, उसके बाद ओपनिंग बैलेंस लिख लूंगा यहाँ पे 1/1/2013 को लिखूंगा जी टू बैलेंस बीडी। मशीन 1 एंड मशीन 2। ठीक, मशीन 1 का बैलेंस है 1 लाख और मशीन 2 का बैलेंस है 1,50,000।
ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। आगे क्वेश्चन में दे रखा हूं 31 दिसंबर 2013 को जो फर्स्ट मशीन थी, ठीक, वो हमने सोल्ड कर दी कितने की, 50,000 रुपए की सेल कर दी। तो अब रोल आ गया जी मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट का रोल आ गया 31 दिसंबर 2013 को। यहां पे मैं लिखूंगा 31 दिसंबर 2013 को, यहां लिखूंगा जी बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, क्योंकि जब भी आप मशीन बेचते हैं तो असेट अकाउंट का जो बैलेंस है, जो असेट आपने बेची, उस असेट को आप डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री हो जाएगी असेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट या मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो यहां पे मैंने लिखा बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है जी, कौन सी मशीन, फर्स्ट मशीन बेची तो मशीन 1 को मैंने डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, कितना, 1 लाख रुपए। उसके बाद और कोई ट्रांजैक्शन है नहीं तो इसको भी क्लोज कर देता हूं। तो यहां पे मैंने लिखा बैलेंस सीडी, तो सेकंड मशीन का कॉस्ट प्राइस लिख दूंगा मशीन 2 का, कितना, 1,50,000 रुपीस, और इसका टोटल करेंगे, ये आ गया जी 2,50,000। ठीक है जी, उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पे आऊंगा। मशीन 1 बेच दिया मैंने, तो उस पे आज तक जो डेप्रिसिएशन लग चुका है उसको डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। तो यहां पे मैंने लिखा 31 दिसंबर 2013 को टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। इस साल का जो डेप्रिसिएशन होगा वो मैं डिस्पोजल में लगाऊंगा, तो टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। कौन सी मशीन, मशीन 1 का। ठीक है जी, कितना, 30,000। उसके बाद बैलेंस जो मशीन बची उस पे डेप्रिसिएशन लगा देता हूं। तो 31 दिसंबर 2013 को मैंने लिखा यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन, कौन सी मशीन पे, मशीन 2 पे। और मशीन 2 आपकी 1,50,000 की, इस बार किस पे लगना है, 150 पे पूरे साल का लगना है। तो 1,50,000 का कितना, 15%, 22,500। ठीक है, उसके बाद यहां पे लिख देंगे जी 31 दिसंबर 2013, अकाउंट को क्लोज करेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे। तो यहां मैं लिखूंगा टू बैलेंस सीडी, और बैलेंस सीडी जो आ रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस आ रहा है वो मशीन 2 का आ रहा है। तो कितना आ जाएगा, 22,500 यहां पे लगा इस साल का, और पिछले साल का है जी 11,250। तो 22,500 प्लस करेंगे 11,250, तो ये आ गया जी आपका 33,750। तो ये मैंने बैलेंस सीडी में लिख दिया मशीन 2 का 33,750, और दोनों साइड का टोटल कर दूंगा जो इक्वल आएगा मेरा। तो ये आया जी, टोटल कर देते हैं 41,250 प्लस किया इसमें 22,500, तो ये आया जी 63,750। टोटल आ गया इस साइड का 63,750, और इस साइड का भी टोटल कर देंगे, टोटल आ गया जी 63,750। ठीक है, ये आ गया जी 30,000 प्लस 33,750, 63,750। ये मैंने बनाया आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब बनाऊंगा मैं मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो सबसे पहली एंट्री मैंने की थी मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 1 अकाउंट। ठीक, मशीन अकाउंट से 1 लाख रुपए मैंने मशीनरी डिस्पोजल में ट्रांसफर किया। कब ट्रांसफर किया, 31 दिसंबर 2013 को। तो यहां पे मैं लिखूंगा टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। कौन सी मशीन, मशीन 1, कितने की दी थी, 1 लाख रुपीस की। ठीक, उसके बाद जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से मैंने मशीन 1 पे जितना डेप्रिसिएशन लग चुका था, कितना, 30,000, ट्रांसफर टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो यहां पे मैंने लिखा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना, 30,000।
अब जो इस साल का डेप्रिसिएशन है वो मैं लगाऊंगा इस अकाउंट में, डिस्पोजल अकाउंट में। तो मैंने लिखा जी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना लगेगा इस साल का? इस साल का लगेगा जी 15,000 रुपए। ठीक, इस साल का कितना लगेगा? 1 लाख की मशीन है, 15,000, 15,000 रुपए लगा। तो क्या आ गया इस अकाउंट में? बाई साइड में बाई प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस आ गया आपका। कितना लॉस आ गया? ये लॉस आ गया जी आपका 5,000 का लॉस आ गया। और इसका टोटल इक्वल कर देंगे। लॉस कितना आ गया? लॉस आ गया जी आपका 55,000 का लॉस आ गया। सॉरी, बेची कितने की वो तो हमने लिखा ही नहीं अभी। ठीक है जी, तो कितने की बेची वो भी अपने को दिखाना है, तो लॉस तो हम बाद में दिखाएंगे। क्वेश्चन में दे रखा है मशीन आपने 50,000 की सेल की, तो पहले मैं दिखाऊंगा यहाँ पे बाई बैंक, मशीन बेची कितने की वो लिखना है। तो यहाँ पे लिखा मैंने बाई बैंक, मशीन को हमने सेल किया जी 50,000 पे। तो यहाँ पे बाई प्रॉफिट एंड लॉस, ये लॉस आ गया आपका, कितने का लॉस आ गया? 5,000 का लॉस आ गया। टोटल इक्वल कर देंगे दोनों साइड का, कितना? 1 लाख एंड 1 लाख रुपीस। ठीक है जी, तो देखेंगे एक बार फुल स्क्रीन मोड में देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो प्रॉब्लम नंबर 9 हमने किया। क्वेश्चन में देखा था एस एंड कंपनी परचेज अ मशीन फॉर रुपीज 1 लाख और 1/1/2011 और एक नई मशीन खरीदी 1,50,000 रुपए की 1 जुलाई 2012 को। 31 दिसंबर 2013 को कहता है जो फर्स्ट मशीन थी 1 लाख वाली उसको हमने 50,000 पे सेल कर दिया। डेप्रिसिएशन लगाना है 15% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक, ईयर एंडेड 31 दिसंबर, अपने को अकाउंट बनाने हैं मशीन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो सबसे पहले मैं मशीन अकाउंट को एक बार एक्सप्लेन कर दूं फिर से। तो क्वेश्चन में दे रखा था 1/1/2011 को आपने मशीन 1 परचेज की 1 लाख रुपीस की। ठीक, बैलेंस शीट आ गया इसका फर्स्ट ईयर के एंड में, इसको ओपनिंग बैलेंस में लिख दिया। फिर क्वेश्चन में दे रखा था 1 जुलाई को आपने एक और मशीन की परचेज की 150 की। इसमें तो सिर्फ मशीन का बैलेंस आएगा, वो भी कॉस्ट प्राइस की बैलेंस आएगा। तो बैलेंस शीट हमने लिख दिया, बैलेंस बीडी लिखा। फिर दे रखा था 31 दिसंबर 2013 को कहता है फर्स्ट मशीन जो कि 1 लाख वाली वो हमने सेल कर दी। और हमने पढ़ा है जब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं तो जो मशीन आपने सेल की, ठीक, उसका जो कॉस्ट प्राइस है इज ट्रांसफर टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो मैंने फर्स्ट मशीन का कॉस्ट प्राइस दैट इज 1 लाख रुपीस इज ट्रांसफर टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट और सेकंड मशीन का मैंने बैलेंस निकालकर छोड़ दिया। उसके बाद मैंने बनाया थी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो फर्स्ट मशीन हमने खरीदी थी 1/1/2011 को, तो वो ईयर एंड 31 दिसंबर 2011 को उस पे डेप्रिसिएशन लगाया, 1 लाख का 15% 15,000, उसका बैलेंस निकाला, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। फिर कहते हैं 1 जुलाई 2012 को हमने एक और मशीन खरीद ली थी। ठीक, तो 2012 में दो मशीन हो गई मेरे पास, एक तो फर्स्ट मशीन जो पिछले साल की थी 1 लाख वाली, उस पे पूरे साल का 15,000, दूसरी मशीन 1,50,000 का 15% 22,500 उसका आधे साल का लगा दिया क्योंकि जुलाई से लेके दिसंबर। ठीक है जी, और यहाँ पे बैलेंस शीट ही निकाल दिया। फर्स्ट मशीन का 15,000 पिछले साल का और 15,000 इस साल का, टोटल हो गया 30,000 और सेकंड मशीन का केवल इस साल का। उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ले रहा है, मैंने लिखा बाई बैलेंस बीडी मशीन 1 का और मशीन 2 का। ठीक, उसके बाद कहता है जो फर्स्ट मशीन थी वो हमने सेल कर दी 31 दिसंबर 2013 को हमने सेल कर, तो उस पे आज तक जो डेप्रिसिएशन लग चुका था, इस साल का बेचने का ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो मैं डिस्पोजल अकाउंट में चार्ज करूंगा। तो 30,000 लग चुका था इस अकाउंट में। बची हुई मशीन कौन सी? 1,50,000 वाली, इस पे पूरे साल का 15% 22,500। तो ये जो बैलेंस शीट है मशीन 2 का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दोनों साइड का टोटल किया जो मेरा इक्वल है। उसके बाद मैंने बनाया डिस्पोजल अकाउंट। तो मशीन जो बेची उसकी कॉस्ट थी 1 लाख, वो मैंने डिस्पोजल में ट्रांसफर की। तो मशीन बेची उस पे टोटल डेप्रिसिएशन लग चुका था कितना? 30,000, वो मैंने डिस्पोजल में ट्रांसफर किया। इस साल का डेप्रिसिएशन लगाया 1 लाख का 15% 15,000 रुपए। मशीन कितने की बेची वो मैंने दिखा दी और बाकी जो प्रॉफिट या लॉस हुआ वो हमने इसमें दिखा दिया।
ठीक है जी। उसके बाद चलेंगे आगे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10 अपने को करना है। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो देखेंगे अपनी स्क्रीन पे प्रॉब्लम नंबर 10 और क्वेश्चन में आपको दे रखा है ऑन 1 अप्रैल 2011 सोम लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन फॉर ₹66,000 and spent 5,000 on shipping and forwarding charges, 7,000 as import duty, 1,000 for carriage and installation, 500 for brokerage and 500 for iron weight। तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 10 था उसमें डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल जो कॉस्ट थी वो सारी ये कॉस्ट है। ये परचेज प्राइस हो गया जी। उसके अलावा जो भी कॉस्ट है वो सारी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा, जो कॉस्ट है वो निकाल लूंगा। तो ये तो परचेज प्राइस हो गया 66,000, उसके बाद क्या होगी, सारी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होगी। It was estimated that machine will have a scrap value of 5,000 at the end of useful life, which is 15 year, 15 साल यूजफुल लाइफ है। उसके बाद 5,000 इसकी स्क्रैप वैल्यू बचेगी। ठीक है जी। ऑन 1 जनवरी 2012 को कहते हैं रिपेयर करवाया हमने मशीन का 3,000। तो आप सब ने रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं। मशीन यूज स्टार्ट होने के बाद में अगर आप कोई नॉर्मल रिपेयर कराते हैं, कहीं मेंशन नहीं है कि आपने मेजर रिपेयर कराया, तो नॉर्मल जो रिपेयर करवाते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, उसको मशीन की कॉस्ट में प्लस नहीं करते। 1 अक्टूबर 2013 को कहता है ये मशीन अपने 50,000 रुपए की सेल कर दी। ठीक है जी। अपने को मशीन अकाउंट बना के दिखाना है फॉर 3 इयर्स। तो सबसे पहले क्या करें जी, सबसे पहले इसमें एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा था कॉस्ट ऑफ मशीन। कॉस्ट ऑफ मशीन निकाला। तो कॉस्ट ऑफ मशीन में सबसे पहले लिख दिया जी मैंने परचेज प्राइस। परचेज प्राइस है मशीन का 66,000। उसके बाद लिखा मैंने डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट या एक्सपेंसेस, इन सब का टोटल करके मैं दिखा देता हूं। और इन सब का टोटल आया जी आपका 14,000 टोटल आ रहा है। तो मशीन की जो टोटल कॉस्ट आ गई वो आ गई जी 80,000। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा है, तो अपने को क्या करना है, इसमें अमाउंट निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा जी डेप्रिशिएबल अमाउंट। और डेप्रिशिएबल अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है, डेप्रिशिएबल अमाउंट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट दैट इज 80,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना 5,000। तो आपका डेप्रिशिएबल अमाउंट आ गया कितना 75,000 आ गया। ठीक है। उसके बाद एनुअल डेप्रिसिएशन की भी मुझे रिक्वायरमेंट है, और एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हमने सीख रखा है दैट इज डेप्रिशिएबल अमाउंट 75,000 अपॉन में लाइफ ऑफ असेट 15 इयर्स। तो एनुअल डेप्रिसिएशन आ गई थी 5,000 रुपीस। ठीक। रिपेयर का जो खर्चा है उसके लिए आप एक नोट दे देंगे कि रिपेयर चार्जेस होता है, रिपेयर एंड रिन्यूअल इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिपेयर एंड रिन्यूअल एक्सपेंसेस आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर है जी, ये आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो इसको मशीन की कॉस्ट में प्लस नहीं करेंगे। तो अपने को अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पता लग गया, परचेज प्राइस पता लग गया, और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल जो कॉस्ट है वो भी पता लग गया। तो मैं यहाँ पे करना स्टार्ट करूंगा कि आपने को डेट दे रखी है मशीन परचेज करने की। यस, 1 अप्रैल 2011 को हमने मशीनरी परचेज की। ठीक है।
1 अप्रैल 2011 को हमने एक मशीन परचेज की, तो मैंने लिखा जी टू बैंक। तो मशीन का परचेज प्राइस हो गया आपका 66,000 और इसके ऊपर हमने एक्सपेंसेस किए तो उसके लिए भी मैं अलग से लिख दूंगा टू बैंक। ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है कितना 14,000। ठीक है जी। उसके बाद देख लेता हूं ईयर एंडेड क्या दे रखा है क्वेश्चन में। आपको सिर्फ इतना बोला गया मशीनरी अकाउंट बनाना है। मशीन खरीदी कब 1 अप्रैल 2011 को खरीदी और ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है ईयर एंडेड, तो मैं ईयर एंडेड लेके चल रहा हूं जी 31 मार्च लेके चल रहा हूं। तो यहाँ पे लिखा मैंने 31 मार्च 2012, ये लिखा जी मैंने बाई डेप्रिसिएशन और पूरे साल का डेप्रिसिएशन अभी भी मैंने निकाला है कितना है जी 5,000 रुपीज। और फिर यहाँ पे लिखा मैंने बैलेंस सीडी, तो बैलेंस सीडी बच गया 75,000 रुपीज। टोटल कर दूंगा यहाँ पे, टोटल आ गया जी आपका 80,000। ठीक, और इधर का टोटल भी कर देंगे कितना 80,000। उसके बाद 1 अप्रैल 2012 यहाँ पे लिखा दिया मैंने टू बैलेंस बीडी। मशीन एक ही है इसलिए नाम देने की जरूरत नहीं है कि मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। फिर ईयर एंड हुआ 31 मार्च 2013 को, यहाँ पे लिखा मैंने बाय डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रिसिएशन सेम रहेगा 5,000 और यहाँ पे लिखा दिया मैंने बैलेंस सीडी, ये आ गया आपका 70,000। ठीक, टोटल इक्वल कर देंगे 75,000 एंड 75,000। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 1 अप्रैल 2013 को, ये लिखा जाए मैंने टू बैलेंस बी। कितना बैलेंस आ गया, ये आ गया जी 70,000 का बैलेंस आ गया। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं मशीन कब बेची गई। क्वेश्चन में दे रखा है आप इसमें ऑन 1 जनवरी को, ठीक है, रिपेयर करवाया, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने ले लिया। आगे देखा है 1 अक्टूबर 2013 को मशीन हमने सेल कर दी 50,000 रुपीस पे, ठीक है। तो मैंने लिखा है 1 अक्टूबर 2013, हाफ ईयर हो गया, 6 मंथ्स हो गए, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा बाय डेप्रिसिएशन। पूरे साल का 5,000 लगा रहे थे तो 6 महीने का कितना हो जाएगा 4 6 मंथ, तो ये हो गया जी 6 मंथ का 2,500 रुपीस। मशीन हमने सेल कर दी 1 अक्टूबर को ही सेल की, तो मैंने लिखा जी बाई बैंक मशीन सेल कर दी कितने की 50,000 रुपीस की सेल कर दी। ठीक, तो सेल किया तो क्या हो गया जी इस पे लॉस आ गया, तो मैंने लिखा बाई प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। कितना लॉस आ गया आपका, आपका ये लॉस आ गया जी 17,500 का लॉस आ गया। ठीक, टोटल इक्वल कर देंगे दोनों साइड का, ये आ गया जी आपका 70,000 और इस साइड का टोटल भी कर देंगे कितना 70,000। देखेंगे एक बार फुल स्क्रीन मोड में देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। ये रहा जी आपकी स्क्रीन पे प्रॉब्लम नंबर 10। क्वेश्चन में दे रखा था 66,000 मशीन का परचेज प्राइस है और उसके ऊपर आपने कुछ खर्चे किए, जो सारे खर्चे कौन से खर्चे आ रहे हैं जी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। तो ये टोटल किया आपने, तो टोटल आया जी 14,000 टोटल आया। तो मैंने दिखाया जी टू बैंक 66,000 प्लस 14,000, 80,000 की मशीन थी। आफ्टर 15 ईयर 5,000 स्क्रैप वैल्यू है, तो मैंने डेप्रिशिएबल अमाउंट निकाल लिया वर्किंग नोट में, ठीक है जी। तो ये निकाला मैंने डेप्रिशिएबल अमाउंट, और डेप्रिशिएबल अमाउंट का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इक्वल टू डेप्रिशिएबल अमाउंट, और डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइड बाय लाइफ ऑफ एसेट इक्वल टू एनुअल डेप्रिसिएशन। तो यहां पे लिखा मैंने एनुअल डेप्रिसिएशन लगाया फर्स्ट ईयर का 5,000, बैलेंस शीट लिखा। सेकंड ईयर का लगाया जी बैलेंस निकाला। थर्ड ईयर में हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन लगाया, इतने में मशीन सेल कर दी और इतना हमारा क्या हो गया जी लॉस आ गया। तो प्रॉब्लम नंबर 10 भी हमने कंप्लीट कर लिया।
इसके बाद आगे चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट पे, ये आप देखेंगे पहले। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो जो डेप्रिसिएशन का जो मेथड है, जैसे मान लो स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन से डब्ल्यूडीबी में चेंज करना, या फिर अगर आप डब्ल्यूडीबी फॉलो कर रहे थे क्वेश्चन में तो डब्ल्यूडीबी से स्ट्रेट लाइन मेथड में चेंज करना। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जब हमने कॉन्सेप्ट का चैप्टर पढ़ा था, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट पढ़ा था। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपने एक बार अगर कोई मेथड फॉलो कर लिया है, ठीक, तो ईयर आफ्टर ईयर आपको क्या करना है जी, सेम मेथड फॉलो करना है, उसमें चेंज नहीं करना। आप अगर बार-बार मेथड को चेंज करते हैं, अकाउंटिंग प्रैक्टिस को बार-बार चेंज करते हैं, तो इसके काफी सारे डिसएडवांटेज है। पहला डिसएडवांटेज है, ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अनरिलायबल बना देता है। मतलब लोग बात क्या करते हैं, लोग जो होते हैं वो इस पे विश्वास करना बंद कर देते हैं, बिलीव नहीं करते। और दूसरा डिसएडवांटेज है कि आप ईयर आफ्टर ईयर जो इंफॉर्मेशन है, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जैसे एक साल के प्रॉफिट को दूसरे साल के प्रॉफिट से आप कंपेयर नहीं कर सकते। कब तक? जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। तो क्या कहते हैं देखते हैं, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग रिक्वायर दैट सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिस, सेम मेथड्स, सेम प्रिंसिपल should be observed and followed from year to year। कहता है ईयर आफ्टर ईयर सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो होने चाहिए। एज अदरवाइज क्या होगा, जो प्रॉफिट होगा और जो लॉस होगा उसको आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, अनरिलायबल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आप किसी इंस्टीट्यूट में गए, आपने वहां पहली बार फीस सबमिट कराई। जब आपने फीस सबमिट कराई तो उन्होंने आपको कोई डाटा नहीं प्रोवाइड किया, उन्होंने कहा एक काम करना, आप यस याद रखिए। दूसरी बार गए तो उन्होंने एक पेपर पे लिख के दे दिया। तीसरी बार गए तो उन्होंने एक स्लिप बना के दे दी। फोर्थ टाइम जब गए तो उन्होंने कहता है ऑनलाइन हम आपको रिसिप्ट भेज देंगे। तो आप क्या बोलेंगे, सर यहाँ पे कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है क्या? तो मतलब सिस्टम क्या होना चाहिए, अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग प्रैक्टिस ईयर आफ्टर ईयर सेम होना चाहिए। Hence, it is expected that the concerned should consistently follow the method of depreciation। ठीक, तो depreciation का मेथड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ईयर आफ्टर ईयर, which is once usual। However, sometime a change in method become inevitable। कई बार क्या होता है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करना जरूरी हो जाता है। कुछ ऐसे क्राइटेरिया आ जाते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि आपको मेथड चेंज करना पड़ता है। पहले डेप्रिसिएशन के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 फॉलो करते थे, जिसका नाम था जी डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। ठीक, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में जब मेथड चेंज किया करते थे तो वो चेंज रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करते थे। दैट इज फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट। जो एसेट आज एग्जिस्ट कर रही है, वो एसेट कब खरीदी थी, खरीदने की डेट से हम चेंज करते हुए लेकर आते थे, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करते थे। लेकिन अब आ गया जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 आ गया, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को फॉलो नहीं करता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में कहा गया जब आप मेथड चेंज करेंगे तो प्रोस्पेक्टिव चेंज करेंगे। मतलब आज की डेट में जो मशीन का बैलेंस आ रहा है, जो असेट का बैलेंस आ रहा है, वहीं से आपको मेथड क्या करना है जी, चेंज करना है। ठीक, तो रेट्रोस्पेक्टिव कैलकुलेशन अब नहीं करनी है, नॉट रिक्वायर्ड। न्यू मेथड शैल बी अप्लाइड नाउ प्रोस्पेक्टिव। अब जो चेंज करना है वो प्रोस्पेक्टिव चेंज करना है। तो चलते हैं जी, इसका एक क्वेश्चन करते हैं प्रोस्पेक्टिव चेंजेस पे। तो देखेंगे अपनी स्क्रीन पे प्रॉब्लम नंबर 11 देखेंगे, पढ़ेंगे इसको। तो क्वेश्चन में दे रखा है राम लिमिटेड विच डेप्रिशिएट इट्स मशीनरी एट द रेट 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक, उनका जो बैलेंस था मशीन अकाउंट में वो था 9,72,000 का बैलेंस था।
कब था जी? 1 जनवरी 2013 को ये बैलेंस था। आगे देखा ड्यूरिंग द ईयर 2013 2013 में कहता है एक मशीन जो 1 जनवरी 2011 को खरीदी गई थी, कितने की परचेज की थी? 80,000 की जो मशीन परचेज की थी 1 जनवरी 2011 को, उस मशीन को 45,000 का हमने सेल कर दिया। कब सेल किया? 1 जुलाई 2013 को सेल किया। तो क्या कहते हैं 1 जनवरी 2011 को जो मशीन हमने 80,000 रुपए की परचेज की थी, उस मशीन को हमने 1 जुलाई 2013 को 45,000 पे सेल कर दिया। और कहता है सेम डेट पे हमने 1,50,000 की एक नई मशीन परचेज की और उसके ऊपर इंस्टॉलेशन चार्जेस लगे जी 8,000 रुपीस। In 2014, however, company changed the method of providing depreciation. कंपनी ने WDV जो 10% रेट का जो मेथड था उसको चेंज कर दिया और नया मेथड 15% स्ट्रेट लाइन फॉलो किया। अपने को मशीन अकाउंट बनाना है 2013 का एंड 2014 के लिए मशीनरी अकाउंट बनाना है। ठीक है, इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं 1/1 2013 को मुझे दे रखा है टू बैलेंस बीडी कि मशीन का बैलेंस कितना था। मशीन 1 का मेरा जो बैलेंस दे रखा है वो दे रखा है जी 9,72,000 का बैलेंस दे रखा है। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन में दे रखा था 1 जुलाई 2013 को एक मशीन जो 1 जनवरी 2011 को 80,000 रुपए की थी उसको हमने बेच दिया 45,000 पे। तो 1 जुलाई 2013 को मैंने यहां पे लिखा जी बाई बैंक, हमने एक मशीन का एक पार्ट सेल कर दिया 80,000 वाला और सेल कितने पे किया? 45,000 पे सेल किया। ठीक है जी। इस पे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, इस साल का कितना डेप्रिसिएशन बनता है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो चलते हैं वर्किंग नोट पे। तो यहां पे मैंने बनाया जी वर्किंग नोट बनाया। वर्किंग नोट नंबर 1 बना लो। इसमें लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ पार्ट ऑफ मशीन। कहते हैं जो मशीन का हमने पार्ट सेल किया उसको बेचने से कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। ठीक है। तो इस मशीन की वैल्यू थी मशीन की वैल्यू ऑन 1/1/2011 को। कहते हैं जो मशीन 80,000 रुपए की थी उसको हमने सेल किया है। ठीक है। तो मैं आऊंगा 1 जुलाई 2013 तक इस पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन लगा मैंने माइनस किया डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है जी। किस मेथड से? WDV मेथड से। तो 80,000 का 10% डेप्रिसिएशन लगा 8,000। तो इस मशीन की बुक वैल्यू आ गई, ये मैंने बीवी लिखा है, बुक वैल्यू कब की आ गई जी? ऑन 1/1/2012। ठीक है जी। कितनी वैल्यू आई? ये आ गई 72,000 वैल्यू आ गई। फिर लगाया मैंने डेप्रिसिएशन पूरे साल का 2012 के लिए 7,200। तो बुक वैल्यू आ गई इस मशीन की, बुक वैल्यू ऑन ये आ गई जी 1/1/2013 को, ये आ गई आपकी 64,800 रुपीज आ गई। ठीक है जी। उसके बाद कहता है 1 जुलाई को हमने ये मशीन सेल की है, माइनस किया मैंने डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ। तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन बना आपका 3240। ठीक है। पूरे साल का बनता 6480, तो 6 मंथ का बना 3240। तो इस मशीन की आपकी बुक वैल्यू आ गई ऑन 1 जुलाई 2013 को, वैल्यू आई जी 61,560।
और इस मशीन को आपने 1 जुलाई 13 को सोल्ड कर दिया। कितने पे सोल्ड किया? क्वेश्चन में दे रखा है सोल्ड किया 45,000 पे। तो लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ? डिफरेंस अमाउंट किस में डाल देंगे जी? लॉस में डाल देंगे। लॉस आ गया 16,560। ठीक है जी। तो इस साल की जो इंफॉर्मेशन है, जैसे इस साल का डेप्रिसिएशन इतने की सेल की 45,000 में, और ये क्या हो गया जी? लॉस हो गया। तो इस साल की इंफॉर्मेशन को इस साल के अकाउंट में दिखाएंगे 2013 में। तो यहाँ पे मैंने सेल तो दिखा दिया कि हमने मशीन बेची कितने की। उसके बाद लिखा जी मैंने बाय डेप्रिसिएशन, वर्किंग नोट में निकाल रखा है। डेप्रिसिएशन लगा था 3240, और फिर लिखा जी बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी मैंने वर्किंग नोट में निकाल रखा है। कितना लॉस हुआ? लॉस हुआ जी 16,560 का क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक। तो जो मशीन थी 9,72,000 की, उसमें से आपने एक पार्ट सेल कर दिया, तो रिमेनिंग कितनी मशीन बच गई वो निकाल लेते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा रिमेनिंग मशीन। आफ्टर सेल, सेल करने के बाद में कितनी रिमेनिंग मशीन बची? तो क्वेश्चन में अपने को बैलेंस दे रखा है, कहता है 1 जनवरी 2013 को आपका मशीन अकाउंट में बैलेंस है 9,72,000। ठीक है। इसमें से हमने एक पार्ट सोल्ड कर दिया जिसकी वैल्यू 1/1/2013 को कितनी है? वैल्यू ऑन 1/1/2013 को। जो पार्ट हमने सेल किया था उसकी 1/1/2013 को कितनी वैल्यू है? ये रही जी 64,800 वैल्यू है। तो जो पार्ट हमने सोल्ड कर दिया उसकी वैल्यू 64,800। कहने का मतलब एग्जिस्टिंग मशीन कितनी है? चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन उन्हीं मशीन पे अप्लाई करना है जो एग्जिस्टिंग मशीन है। ठीक। इसका मतलब जो मशीन आप सोल्ड कर चुके हो उस पे चेंज कैलकुलेट नहीं करना। एएस 6 में भी यही करते थे और एएस 10 में भी यही अप्लाई करना है। तो बैलेंस बच गया मशीन अकाउंट में सेल करने के बाद, ये बचा जी 9,07,200 का बैलेंस बच गया। ठीक है। अभी इसको यूज करूंगा। आगे क्वेश्चन में दे रखा था, कहता ऑन द सेम डेट आपने क्या किया? एक नई मशीन परचेज की। तो यहां पे लिखा 1 जुलाई 2013 को, ये लिखा जी मैंने टू बैंक, आपने मशीन 2 परचेज की। कितने की परचेज की? क्वेश्चन में दे रखा है 1,50,000 तो परचेज प्राइस है एंड 8,000 उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस है। तो टोटल कॉस्ट हो गई जी 1,58,000 की। ठीक है। उसके बाद हमारा ईयर एंड हुआ 31 दिसंबर 2013 को, और यहां पे लिखा मैंने बाय डेप्रिसिएशन। अभी मेथड चेंज नहीं हुआ है, मेथड चेंज हुआ है 2014 में। तो बाय डेप्रिसिएशन मशीन 1 पे एंड मशीन 2 पे। ठीक है जी। तो जो रिमेनिंग मशीन मैंने निकाली है, कितनी निकाली है? 9,07,200, जो अभी मैंने निकाली वर्किंग नोट में। तो उसका 10% लगा दिया मैंने 9,0720। ठीक है जी, मशीन 1 पे। और मशीन 2 जो ये वाली 1,58,000 की जो मशीन खरीदी है, इसका 10% पूरे साल का बनता 15,800। तो हाफ ईयर का लगाया जी मैंने 7,900। तो डेप्रिसिएशन का टोटल बाहर लिख देते हैं, ये आ गया 9,8,620 आ गया। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे। अब बैलेंस लिख देंगे, यहां पे लिखेंगे बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी लिखेंगे मशीन 1 का और मशीन 2 का।
तो मशीन का जो बैलेंस बचा था वो बचा था जी 9,07,200, उसमें डेप्रिसिएशन लग गया 90,720 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया। तो माइनस करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू आई जी 8,16,480। ठीक है जी, ये मशीन 1 की वैल्यू आ गई। दूसरी मशीन 1,58,000 की थी, 7,900 डेप्रिसिएशन लगा, तो इसकी वैल्यू बची थी 1,50,100 रुपीस। और दोनों का टोटल करके बाहर लिख देंगे, ये आ गया आपका 9,66,580। ठीक है जी। इतना करने के बाद दोनों साइड का टोटल कर देंगे। टोटल आ गया जी आपका 11,30,000 और इस साइड का भी टोटल कर देंगे 11,30,000। उसके बाद जो बाई बैलेंस सीडी आया है उसको 14 में ओपनिंग में ट्रांसफर करेंगे, तो मैंने लिखा जी 1/1/2014 को यहां पे लिखा जी टू बैलेंस बीडी। ध्यान से देखेंगे, मशीन 1 और मशीन 2। मशीन 1 का बैलेंस है 8,16,480 और मशीन 2 का बैलेंस है 150,100 और दोनों का टोटल करके मैंने ये बाहर लिख दिया। वो मेरे पास ऑलरेडी टोटल हो रखा है 9,66,580। अब कहते हैं 2014 में मेथड क्या हो गया जी, चेंज हो गया। और मेथड क्या था, पहले हम फॉलो कर रहे थे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड 10% और 2014 में मेथड चेंज होके हो गया जी स्ट्रेट लाइन मेथड 15% हो गया। और आप सबको पता है स्ट्रेट लाइन में जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो किस पे लगाते हैं, कॉस्ट पे लगाते हैं। लेकिन ये जो बैलेंस है ये तो डब्ल्यूडीवी का बैलेंस है। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले 9,07,200 की पहले कॉस्ट निकाल के दिखाऊंगा। यूज नहीं करना उसका, उसका कोई भी यूज नहीं है। लेकिन हमारी ये कंफ्यूजन रहती है कि स्ट्रेट लाइन में तो सिर्फ डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे लगता है। तो एक बार मैं कॉस्ट निकालता हूं इसकी कि ये जो मशीन है इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी। ठीक, तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन, मशीन की कॉस्ट निकाल रहा हूं 1/1/2011 में जब मशीन खरीदी गई थी, तो ये जो मशीन बची है इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, क्योंकि ये जो बैलेंस आ रहा है ये तो डब्ल्यूडीवी के अकॉर्डिंग आ रहा है और स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा है कि डेप्रिसिएशन सिर्फ कॉस्ट प्राइस पे लगता है। यूज नहीं है इसका, फिर से बता रहा हूं। ठीक, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं क्योंकि जिन बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर स्ट्रेट लाइन में कॉस्ट पे लगता है तो उसमें कॉस्ट पे क्यों नहीं लगा रहे। तो मान लिया लेट वैल्यू ऑन 1/1/2011 को मान लेते हैं इस दिन वैल्यू थी, मान लेते हैं 100 रुपीज वैल्यू थी। ठीक है, जैसे किया करते थे छोटी क्लासेस में। हमने डेप्रिसिएशन लगाया फर्स्ट ईयर का 10% डब्ल्यूडीवी 10 रुपए, तो ये बुक वैल्यू आ गई थी आपकी ऑन 1/1/2012 को 90 रुपीज बुक वैल्यू आ गई। फिर हमने डेप्रिसिएशन लगाया कितना, 9 रुपीज, तो बुक वैल्यू आ गई ऑन 1/1/2013 को आ गई जी 81। ठीक, और मुझे 1/1/2013 का मेरा जो बैलेंस बचा ये आप देख सकते हैं, ये बैलेंस है 1/1/2013 का। तो मेरी मशीन का जो बैलेंस बचा सेल करने के बाद वो है 9,07,200। मैं निकाल रहा हूं ये मशीन खरीदी कितने की गई थी, इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। मुझे इसको 100 के इक्वल करना, तो मैं लिखूंगा 100 अपॉन में 81 मल्टीप्लाई करूंगा 9,07,200। ठीक है जी, तो ये वैल्यू आ गई मेरी 11,20,000। कहने का मतलब मशीन की कॉस्ट कितनी थी 1/1/2011 को, 11,20,000 रुपए
कॉस्ट थी। ठीक, WDV में जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं, आप सबको पता है, मैं पहले भी समझा चुका हूं, WDV में जो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है वो बुक वैल्यू पे लगाते हैं। जो ओपनिंग बुक वैल्यू आती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। और स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने पढ़ा हुआ है सर, किस पे लगता है डेप्रिसिएशन? ये लगता है जी कॉस्ट प्राइस पे डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक, अब आप कहेंगे सर डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन में इस वैल्यू पे लगना चाहिए, तो इस क्वेश्चन में ना तो आपको कोई यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट दे रखी है, ना आपको कोई स्क्रैप वैल्यू दे रखी है। आपको दे रखा है 10% का रेट दे रखा है, तो 10% रेट के हिसाब से आप कहेंगे सर 11,20,000 की मशीन है, तो 10 साल इसकी लाइफ होगी, 10 साल तक अपने को क्या करना है? डेप्रिसिएशन लगाना है। कितना लगाना है? 1,12,000, 1,12,000, 1,12,000, इस टाइप से डेप्रिसिएशन लगाना है। तो आप गवर्नमेंट के पास गए, आपने कहा हमारा पहले WDV मेथड चल रहा था, अब हम कौन सा मेथड चेंज करना चाहते हैं? स्ट्रेट लाइन करना चाहते हैं 15%। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? गवर्नमेंट कहेगी जो आपने पहले WDV से डेप्रिसिएशन लगाया अब उसका क्या करोगे? ठीक, तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में लिखा गया कि रेट्रोस्पेक्टिव को भूल जाओ। जो पहले आप ट्रीटमेंट कर चुके हो, डेप्रिसिएशन WDV से लगा चुके हो, उसको छोड़ दो। प्रोस्पेक्टिव मेथड में क्या करना है? जो आज जो बैलेंस दे रखा है उस पे आपको क्या करना है जी? डेप्रिसिएशन लगा देना है। कहने का मतलब है इन सब का ये कॉस्ट निकालने का आपका कोई भी यूज नहीं हुआ। आप WDV से अगर SLM पे आते हैं या SLM से WDV पे आते हैं तो आपको क्या करना है? इसमें आपको किस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाना है? तो ये जो वैल्यू आ रही है, ये जो बैलेंस आ रहा है, आपको डायरेक्ट इसी के ऊपर क्या करना है जी? डेप्रिसिएशन लगा देना है। कहने का मतलब 31 दिसंबर 2014 को जब आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो आप जब लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, तो पीछे आपको देखना ही नहीं है, पास्ट को आपको भूल जाना है। ये जो बैलेंस आ रहा है, जो बुक वैल्यू आ रही है, वहीं से आपको आगे कैरी करना है। तो आपने बाय डेप्रिसिएशन लिखा मशीन 1 और मशीन 2। प्रोस्पेक्टिव होने की वजह से स्टूडेंट्स को भी फायदा हो गया और टीचर्स को भी फायदा हो गया, दोनों का टाइम बचने लग गया। अदरवाइज बहुत सारी कैलकुलेशन करनी होती थी। ठीक है जी, तो मशीन 1 पे हम 15% डेप्रिसिएशन लगाएंगे अब स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो 8,16,480 इसका लगाया जी मैंने 15%, तो ये आ गया 1,22,2,472 डेप्रिसिएशन आ गया। और दूसरी मशीन है 1,50,100, इसका मैंने किया जी 15%, तो ये आ गया 22,515। ठीक है जी, इसका टोटल करके बाहर लिख दूंगा, ये आ गया 1,44,987। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा? यहाँ पे बैलेंस शीट निकाल देंगे। तो ये लिखा जी मैंने मशीन 1 और मशीन 2, 15% डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो बैलेंस बचा, तो 8,16,480 में से माइनस किया 1,22,2,472, तो ये बैलेंस आ गया जी आपका 6,94,008। और 1,50,100 में से मैंने माइनस किया 22,515, तो ये आ गया 127,585। ठीक है जी, तो इसका मशीन का जो बैलेंस है उसका टोटल भी बाहर लिख देते हैं, 821,593। ठीक, और दोनों साइड का टोटल कर देते हैं, जो हमारा क्या आना चाहिए जी? इक्वल आना चाहिए। तो इधर का टोटल तो ऑलरेडी हो ही रखा है 966,580, इधर का टोटल भी कर लेते हैं 966,580। ठीक है जी, इसको यहीं खत्म कर देता हूं, टोटल यहीं करके खत्म कर रहा हूं इसका 966,580, और इधर का भी टोटल कर दिया हमने 966,580। तो क्वेश्चन को एक बार वापस देख लेते हैं फुल स्क्रीन मोड में।
तो ये आपका क्वेश्चन था प्रॉब्लम नंबर 11। ठीक है जी, आपने स्टार्ट किया क्वेश्चन को टू बैलेंस बीडी, जो क्वेश्चन में दे रखा था बैलेंस 9,72,000 से, और इसी साल एक और मशीन खरीदी आपने 1,58,000 रुपीस की। इस साल 1 जुलाई 13 को आपने 45 की एक मशीन सेल की जिसकी वैल्यू 80,000 थी 1111 को, तो उसके लिए क्या किया जी, आपने एक वर्किंग नोट बनाया है। जो 80,000 की मशीन थी 1111 को, ठीक, हमें जाना है 1 जुलाई 13 तक जाना है, तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगा, वैल्यू आ गई जनवरी 2012 में 72। फिर हमने एक साल का डेप्रिसिएशन लगाया 7200, वैल्यू आ गई थी 64,800। फिर हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन लगाया। इस डेप्रिसिएशन को कंसीडर करना है क्योंकि ये 1 जनवरी 13 के बाद का डेप्रिसिएशन है। इतना बैलेंस बचा 1 जुलाई 13 को और हमने सोल्ड कर दिया 45,000 पे, इसको भी कंसीडर करना है, तो इतना लॉस हो गया। ठीक है जी, सेल करने के बाद बैलेंस कितना बचा, तो अपने को बैलेंस दे रखा था 1 जनवरी 13 को 972 का बैलेंस दे रखा था मशीन अकाउंट में, जिसमें से 1 जनवरी 13 को हमने 64,800 का एक बैलेंस हमने मशीन का बेच दिया, तो बैलेंस बचा 1 जनवरी 13 को जो रिमेनिंग मशीन बची वो बची 9,07,200। तो यही सारी वैल्यू मैं ऊपर पुट करूंगा, देख सकते हैं 45 की सेल की, ये इस साल का डेप्रिसिएशन इतना लॉस हो गया। जो बैलेंस बचा था उस पे डेप्रिसिएशन लगाया 10% डब्ल्यूडीवी, और जो न्यू मशीन परचेज की उस पे 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाया, और यहाँ पे हमने माइनस करके 972 में से माइनस किया 64,800, तो बैलेंस आ गया था कितना, 9,07,200 आ गया था। ठीक है जी, तो ये वैल्यू कैसे आई, ये वैल्यू आई 9,07,200 माइनस किया इसमें से इस साल का डेप्रिसिएशन 9,0720 डब्ल्यूडीवी से, क्योंकि 13 में अभी चेंज नहीं हुआ है। ठीक, और 158 में से हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस किया 7900, तो ये वैल्यू आ गई। उसके बाद आया जी हम 2014 पे, बैलेंस लिख लिया। 2014 में क्वेश्चन में कहा गया था कि मेथड क्या हो गया जी, डब्ल्यूडीवी से स्ट्रेट लाइन हमने 15% कर दिया। आप सब जानते हैं डब्ल्यूडीवी में डेप्रिसिएशन लगता है ओपनिंग बुक वैल्यू पे, जबकि स्ट्रेट लाइन में लगता है जी कॉस्ट प्राइस पे। अब कंफ्यूजन ये होती है कि हमें डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे लगाना है या बुक वैल्यू पे लगाना है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन किस पे लगता है जी, कॉस्ट प्राइस पे लगता है, और डब्ल्यूडीवी में बुक वैल्यू पे लगता है। तो मेथड चेंज होने के बाद अपने को डेप्रिसिएशन किस पे लगाना है, क्या कॉस्ट पे लगाना है स्टार्टिंग से, या जो अभी की करंट की जो बुक वैल्यू उस पे लगाना है। तो इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए ये मैंने क्वेश्चन आपके सामने किया। गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है आप अब तक तो डब्ल्यूडीवी लगा रहे थे, अब आपने स्ट्रेट लाइन मेथड में चेंज कर दिया, तो पिछले सालों का जो डेप्रिसिएशन लगा है उसको कैसे एडजस्ट किया जाए। तो इस सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए गवर्नमेंट कहती है कि पास्ट में जो डेप्रिसिएशन लगा चुके हो उसको भूल जाओ और प्रोस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन लगाओ। आज जो बुक वैल्यू आ रही है उसी पे डेप्रिसिएशन लगाना है। अगर आप डब्ल्यूडीवी से स्ट्रेट लाइन पे आते हो तब भी सेम मेथड फॉलो करना, उस एसएलएम टू डब्ल्यूडीवी आते हो तब भी सेम मेथड फॉलो करना। ध्यान रखेंगे प्रोस्पेक्टिव में जब भी मेथड चेंज होगा तो जिस दिन चेंज हो उस दिन एसेट की जो बुक वैल्यू है उस पे आपको डेप्रिसिएशन लगाना है नए मेथड से। ठीक है, उसके बाद तो नए मेथड से मैंने 15% स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन लगा दिया और बैलेंस निकाल दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है आपको मेसर्स, क्वेश्चन देखेंगे, मेसर्स हॉट एंड कोल्ड started business on 1st July 2008 when they purchased a new machinery at a cost of rupees 8 lakh। ठीक है जी, 1 जुलाई 2008 को बिजनेस स्टार्ट किया और उस दिन उन्होंने एक मशीन परचेज की 8 लाख रुपए की। उसके बाद कहते हैं 1/1/2010
एक दो साल बाद की बात कर रहा है। दे परचेज अनदर मशीनरी फॉर ₹6 लाख एंड अगेन ऑन 1 अक्टूबर 2012 को एक और मशीन खरीदी 15 लाख रुपीस की। कहने का मतलब उन्होंने 3 मशीन खरीदी, एक 1 जुलाई 2008 को, एक 1 जनवरी 2010 को और एक 1 अक्टूबर 2012 को, 3 मशीन परचेज की। They adopted a method of charging depreciation, वो 20% depreciation लगा रहे थे, वो भी WDV मेथड से। ठीक है, अब चेंजिंग मेथड तो हम समझ चुके हैं कैसे प्रोस्पेक्टिव करना है। 1 जुलाई 2012 को कंपनी ने मेथड चेंज कर दिया और मेथड चेंज करके 15% लगाने लगे जी स्ट्रेट लाइन मेथड से। कोई बात नहीं, अकाउंटिंग ईयर एंड होता है इनका 30 जून 2013 को चेंज होता है। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर एंड कब होता है? 30 जून 2013 को एंड होता है। इसीलिए स्टार्टिंग ईयर दे रखा है 1 जुलाई 2008 दे रखा है। तो अपने को मशीन अकाउंट बनाना है जी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2013 के लिए बनाना है। कहने का मतलब 2008 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 और 12 से 13, ये सारा काम अपने को कहां करना है? ये सारा वर्किंग नोट में करना है। तो एक काम करते हैं, पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, ओपनिंग वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि 30 जून 2013 तक का बनाना है, इसका मतलब अपने पास ओपनिंग वैल्यू होनी चाहिए 1 जुलाई 2012 की। तो मैंने पे लिखा कैलकुलेशन ऑफ, एक वर्किंग नोट बना रहा हूं। ठीक है जी, क्योंकि मुझे एक ही साल का अकाउंट बना के दिखाना है, 30 जून 2013 का ईयर एंड का अकाउंट बना के दिखाना है। तो इसके लिए मुझे ओपनिंग वैल्यू पता होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बना रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू ऑफ मशीन, बुक वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1 जुलाई 2012। तो 1 जुलाई 2012 से पहले आपने 2 ही मशीन खरीदी है, क्योंकि थर्ड वाली तो आपने 1 अक्टूबर 2012 को खरीदी है। तो आपने एक तो मशीन 1 खरीदी है जी इस डेट से पहले, एक आपने मशीन 2 खरीदी है। ठीक, स्टार्टिंग जो हुआ था वो स्टार्टिंग हुई थी जी, बुक वैल्यू थी मशीन की, बुक वैल्यू किस डेट की बात कर रहा हूं मैं? 1 जुलाई 2008 को एक मशीन परचेज की गई। कितने की मशीन खरीदी थी? 8 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी। ठीक, इस पे मैं लगाऊंगा जी डेप्रिसिएशन, लगाऊंगा 30 जून 2009 को। ये मैंने डेप्रिसिएशन लगाया एट द रेट 20% पर एनम, और वो भी WDV से। तो डेप्रिसिएशन लगा 1,60,000 रुपीज, 8 लाख का 20%। ठीक है, तो बुक वैल्यू आ गई जी 1 जुलाई 2009 को, मशीन की बुक वैल्यू आ गई, माइनस करने के बाद में 6,40,000 रुपीज। उसके बाद जो मशीन खरीदी गई है वो कब खरीदी है देख लेते हैं क्वेश्चन में। 1 जनवरी 2010 को खरीदी है। ठीक है जी, तो 1 जुलाई 2009 से ईयर एंड होगा 30 जून 2010 को। तो उससे पहले क्या हुआ? 1 जनवरी 2010 को एक मशीन और परचेज कर ली गई। तो मैंने लिखा परचेज ऑफ मशीन। मशीन कौन सी? परचेज ऑफ मशीन 2। मशीन 2 खरीद ली। कितने की खरीदी थी ये मशीन? ये खरीदी थी 6 लाख रुपीस की। ठीक, ये ईयर एंड हुआ आपका 30 जून 2010 को। आपने लगाया फिर से डेप्रिसिएशन, वही 20% पर एनम और WDV। ठीक है जी, तो 6,40,000 पे पूरे साल का ये आ गया 1,28,000 रुपए। और ये जो नई मशीन खरीदी ये जनवरी में खरीदी, तो जनवरी से जून तक होते हैं 6 मंथ। तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना लगा जी? हाफ ईयर का 60,000 लग गया।
20% फॉर हाफ ईयर। ठीक, तो इसके बाद फिर अपनी बुक वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे लिखा मैंने 1 जुलाई 2010 को, ये आ गई जी बुक वैल्यू आ गई। ओपनिंग बुक वैल्यू कितनी आ गई मशीन की, ये आ गई 5,12,000 और ये आ गई जी आपकी 5,40,000 रुपीज की बुक वैल्यू आ गई। उसके बाद इस साल कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो इस साल पूरे साल डेप्रिसिएशन लगा देंगे। तो मैंने लगाया जी 30 जून 2011 को फिर से मैंने डेप्रिसिएशन लगाया WDV से, तो ये आया जी 1,02,400 डेप्रिसिएशन लगा, और ये कितना लगा, ये लगा जी 1,08,000 डेप्रिसिएशन लगा। तो फिर से बुक वैल्यू आ गई 1 जुलाई 2011 को, यहां पे मैंने लिखा जी बुक वैल्यू। ठीक, तो ये माइनस करके मेरी वैल्यू आ गई 5,12,000 में से 1,02,400 माइनस किया तो 409,600, और ये 4,32,000 वैल्यू आ गई। मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है 1 जुलाई 2012 तक, तो फिर मैंने डेप्रिसिएशन लगाया 30 जून 2012 तक, ये लगा दिया जी मैंने डेप्रिसिएशन। ठीक, तो डेप्रिसिएशन 4,09,600 का मैंने लगाया जी 20% लगा दिया, दिया गया 81,920। ठीक, और 4,32,000 का मैंने लगाया जी 20%, तो ये आ गया 86,400। तो माइनस करके जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई, बुक वैल्यू आ गई जी, बुक वैल्यू ऑन 1 जुलाई 2012 की बुक वैल्यू आ गई। माइनस करके देख लेते हैं कितनी वैल्यू आ रही है, तो इसकी वैल्यू है 327,680। मशीन 1 की बुक वैल्यू आ गई 327,680 और मशीन 2 की वैल्यू आ गई जी 345,600। ठीक है, यहां से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, मशीन अकाउंट बनाना स्टार्ट करूंगा। तो आ जाते हैं जी मशीन अकाउंट पे, ये बुक वैल्यू लिख लेते हैं मशीन अकाउंट। तो यहां पे लिखा मैंने 1 जुलाई 2012 को, ये लिखा जी मैंने टू बैलेंस बीडी मशीन 1 एंड मशीन 2। तो मशीन 1 की जो मेरी बुक वैल्यू है वो है जी 327,680, और मशीन 2 की जो बुक वैल्यू है वो है 345,600। और ये मैंने कहां से पता लगा, ये मैंने बनाया जी एक वर्किंग नोट से पता लगा। ठीक, दोनों का टोटल करके बाहर लिख देता हूं 673,280। अब कहते हैं टू इस साल मेथड चेंज हो गया, और मेथड हो गया जी स्ट्रेट लाइन मेथड 15% हो गया। कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं कि जब भी मेथड चेंज होगा, चाहे एसएलएम टू डब्ल्यूडीवी हो या डब्ल्यूडीवी टू एसएलएम हो, तो वो प्रोस्पेक्टिव चेंज करना और जो बुक वैल्यू है उसके ऊपर चेंज करना, आपको उस पे डेप्रिसिएशन लगाना है। तो 31 नहीं सॉरी, ईयर एंड हो रहा है जी आपका 30 जून को, लेकिन उससे पहले आपने एक नई मशीन भी परचेज की। कब परचेज की, ये मशीन परचेज की जी आपने 1 अक्टूबर 2012 को। तो यहाँ पे लिखा मैंने टू बैंक, आपने मशीन 3 परचेज की 15 लाख रुपीस की। ठीक है जी, 15 लाख की आपने एक थर्ड मशीन परचेज की। अब क्या करेंगे, अब ईयर एंड कर देंगे 30 जून 2013 तक का अपने को अकाउंट बना के दिखाना था, तो मैंने लिखा बाई डेप्रिसिएशन 15% लगाऊंगा, वो भी स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो मशीन 1 पे, मशीन 2 एंड मशीन 3।
तो मशीन 1 पे 3,27,680 इसका करूंगा जी इनटू 15%, तो ये आ गया 49,152। थ्री लैख 45,600 इसका क्या जी 15%, तो ये आ गया 51,840। और तीसरी मशीन पे 9 मंथ्स का लगेगा, ठीक है जी। तो 15 लाख का 15% बनता है 2,25,000 इंटू 9/12, तो ये आ गया 168750। टोटल बाहर लिख देंगे, प्लस करेंगे इसमें 51,840, प्लस करेंगे जी इसमें 49,152, तो टोटल आ गया 269,742। ठीक है जी, टोटल आ गया 269,742। ये इस साल का डेप्रिसिएशन हो गया। अब अपने को करना है जी बैलेंस शीट निकालना और अकाउंट को क्लोज करना है। तो मशीन 1 का बैलेंस, मशीन 2 का एंड मशीन 3 का बैलेंस। तो मशीन 1 का बैलेंस कर लेते हैं 3,27,680 माइनस कर दी 49,152, तो बैलेंस आ गया 278,528। मशीन 2 का कर लेते हैं 345,600 में से माइनस किया 51,840, तो 293,760। ठीक है जी। और मशीन 3 15 लाख में से माइनस किया 168,750, तो ये आ गया 13,31,250। इन तीनों का टोटल बाहर लिख देंगे 19,03,538। ठीक है जी। और उसके बाद दोनों साइड का टोटल इक्वल कर देंगे। तो ये टोटल है जी 21,73,280, और इसी तरह से इधर का टोटल कर देंगे 21,73,280। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी देखेंगे फुल स्क्रीन मोड में। ये हमारा प्रॉब्लम नंबर है जी 12। अपने को अकाउंट एक साल का ही बनाना था, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2013 का अकाउंट बना के दिखाना था। मतलब 1 जुलाई 2012 से लेके 30 जून 2013 का अपने को अकाउंट बनाना था। तो जितनी भी मशीन खरीदी थी ड्यूरिंग द ईयर, उन सब का मैंने बैलेंस निकाला। कब निकाला? कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1 जुलाई 2012 को बुक वैल्यू कितनी थी वो निकाली मैंने। ठीक है जी, ये आपके सामने मैंने प्रॉपर सब कुछ करके दिखाया। और इसको करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे मशीनरी अकाउंट में ये सारे डाटा पुट किए। तो आज की क्लास में बस यहीं तक रखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 12 तक हमने कंप्लीट कर लिया। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी करने हैं और बहुत सारे इस चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे, फिल इन द ब्लैंक करेंगे, मैच द फॉलोइंग भी करेंगे। ठीक है जी, अभी टाइम लगेगा इस चैप्टर में, आराम से करेंगे, काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो बस आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा जी प्रॉब्लम नंबर 13 से आपके सामने स्टार्ट करूंगा।